Hello students, in this video we will discuss NCERT exercise 6.2 कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे। पहले खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करें और फिर अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को देखें या फिर अपने क्वेश्चन को मैच करें वीडियो से कि कैसे आपने हैंडल किया है और कैसे यहाँ सॉल्व किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या हैं, वेरी सिंपल हैं, ठीक है, इजी हैं, बेस्ड ऑन कंसेप्ट है। ठीक है, इजी कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये फिगर आपको गिवन है, यहाँ एंगल 50 डिग्री गिवन है, यहाँ एक्स है, हेयर इज पर 130, हेयर इज वाई। अगर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर शो करो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो देखो बच्चों, वाई और जो 130 है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम कहेंगे वाई तो 130 डिग्री हो जाएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स यहाँ बने हुए हैं इस लाइन से। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। यानी कि ये एंगल भी आपको मिला 130 डिग्री और ये वाला एंगल भी है 130 डिग्री। तो हमें यहाँ एंगल x और y भी मिल चुके हैं, x 130 है, y भी 130 है। और जो ये वाले दोनों एंगल है, बिकॉज x 130 है तो ये इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल एक्चुअल में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो हम लोग क्या कह देंगे, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और भी तरीका हो सकता है कहने का कि जैसे ही हमने कहा x इक्वल्स टू वाई, एक्स और वाई अगर इक्वल हैं, ये दोनों तो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर इक्वल प्रूव कर दिया तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली जो थ्योरम पढ़ी थी उससे भी कह सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए जो एग्जाम पढ़ा था उससे भी बोल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये क्या कहता है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको एक फिगर गिवन है और उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। इट मीन्स ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और क्या कहता है, वाई और जो जेड का रेशियो है वो क्या है, 3:7 है। ये एंगल आपको x गिवन है, ये एंगल y गिवन है, ये एंगल z गिवन है और y और z का रेशियो क्या है, 3:7 है। तो देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। हमने यहाँ फिगर दोबारा बना लिया और देखो अब ये तीनों लाइन पैरेलल है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x और z, हम बीच वाली लाइन को एक टाइम के लिए भूल जाएं और हम खाली ए बी और ई एफ को देखें तो x और z क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो x इक्वल्स टू z हम ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि अगर हमें z की वैल्यू पता चल जाए तो हमें x निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो रेशियो का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता है, 8th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं रेशियो को। तो y और z का जो रेशियो 3:7 है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर y की वैल्यू 3t है, t हमने कोई भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया कि y की वैल्यू अगर 3t है तो z क्या होगा, 7t। यही मीनिंग होता है रेशियो का। अब देखो हमने एक टाइम के लिए इस एंगल को 2 बोल दिया। अगर ये एंगल 2 है और ये y है तो y और 2 तो क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और y और z क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी y और 2 क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब एंगल 2 तो क्या है, 3t है। ठीक है, क्यों, बिकॉज y क्या है, 3t, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 3t। अब देखो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो 2 और z क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री अगर लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। ये भी थ्योरम हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। तो एंगल 2 को रिप्लेस कर देंगे 3t से और z को रिप्लेस कर देंगे 7t से। ये 10t इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टी आपके पास में क्या आ जाएगा 10t इक्वल्स टू 180, तो टी आ गया आपके पास में 18, 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही टी की वैल्यू आपको 18 मिली, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू टी की वैल्यू 18, तो 126 डिग्री। तो z मिला आपको 126 डिग्री, बट x और z तो क्या है इक्वल है, तो z अगर 126 है तो x भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री। यही हमने लिखा, x फाइंड आउट करना था, तो x आपके पास में क्या आ जाएगा 126 डिग्री। हमारा फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू 126 डिग्री। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में ये क्या कहता है, आपको फिगर गिवन है और जो दो लाइन गिवन है ए बी एंड सी डी, दे आर पैरेलल, और कह रहा है जो ई एफ है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स ये वाला पॉइंट ई है और ये क्या है एफ है। ठीक है, नहीं ये ई है आपका और ये एफ ई है। ठीक, और ये कह रहा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स ये वाली लाइन सी डी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। एंड जी ई डी मान, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये वाला जी ई डी, तो यही बनेगा पूरा एंगल। ये आपको क्या गिवन है 126 डिग्री। ये कह रहा है फाइंड एंगल ए जी ई मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना है। सेकंड कह रहा है जी ई एफ, मीन्स आपको खाली ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट निकालना, ये आपका एफ पॉइंट है। ठीक है, एंड एफ जी ई यानी कि ये वाला, ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं जो जी ई एफ है। तो देखो इसमें जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये क्या है पूरा एंगल जी ई डी है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, यानी कि इन दोनों का सम ये पूरा एंगल है, यही हमने लिखा है। अब देखो जी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एफ ई डी ये तो 90 डिग्री है तो ये 90, और जी ई डी आपको कितना गिवन है 126 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल जी ई एफ क्या आ जाएगा आपका 126 माइनस 90 इक्वल्स टू 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि खाली ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट आपको क्या मिला 36 डिग्री। नेक्स्ट देखो कहता है ए जी ई, तो इसको फाइंड आउट करना तो बड़ा इजी है ए जी ई, क्योंकि ये जो ए बी लाइन है वो पैरेलल टू सी डी है। आप क्या कहेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दिस इम्प्लाई एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। ये जो एंगल है ए जी ई, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जी ई डी आपको कितना गिवन है 126 डिग्री, यानी कि एंगल ए जी ई क्या आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ए जी ई निकला। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई, यानी कि ये वाला पार्ट और आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पार्ट को देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। ये वाला एंगल मान लो जो भी रहेगा ये इसके इक्वल रहेगा, इसको x मान लेता हूं मैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू एक्स। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ऐसे z बन रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि जहां भी आपको ये z बना हुआ दिखे और ये दोनों आपको पैरेलल दे दे, तो ये जो अंदर एंगल बनते हैं ये क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और जो x है x का और इस पूरे का सम करेंगे तो ये क्या पूरा एंगल आएगा, और पूरा एंगल क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो मीन्स 180 डिग्री। तो देखो आप क्या कहेंगे x प्लस 126 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है। इसको आप लीनियर पेयर एंगल भी कह सकते हैं और स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो 180 माइनस 126 इक्वल्स टू 54 डिग्री। ये तो आपको x मिला। अब देखो इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो ये आपको मिला एंगल एफ जी ई। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था, एक आपको जी ई एफ फाइंड आउट करना था और एक ए जी ई फाइंड आउट करना था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एक क्वेश्चन में एंगल्स को डिफरेंट वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी में आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम लगा देंगे, किसी में आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे। तो डिफरेंट वेज में इन एंगल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 4, 5 और 6। तो बच्चों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं उसके बाद स्किप कर जाते हैं, फिर आपके डाउट्स रह जाते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन को देखने का मीनिंग ये नहीं है कि आप खाली सॉल्यूशन को देख रहे हो, आपको खाली आंसर तक पहुँचना है। आप कुछ सीखना चाह रहे हो कि कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पूरा वीडियोज़ ज़रूर देखें आप लोग। और एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फॉलो किया आप उसी से फॉलो करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन पी क्यू है दैट इज़ पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन और ये जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एंड एंगल पी क्यू आर क्या है, 110 डिग्री। ये वाला एंगल 110 डिग्री दे रखा है एंड एंगल आर एस टी ये आपको 130 दे रखा है। कह रहा है फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है बट ये तो अलग थलग पड़ी हैं, ठीक है। तो पैरेलल का मीनिंग क्या है कि आप जब इसको यूं एक्सटेंड करेंगे ना, ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे या फिर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों क्या है लाइन जब एक दूसरे के साथ में चलेंगे तो ये क्या है, पैरेलल से हैं, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या तो इसको एक्सटेंड करके या इसको एक्सटेंड करके, या आप यहाँ भी एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये एंगल अगर 110 डिग्री है तो इस एंगल के साथ वाला जो ये एंगल है, ये अगर मैं x मान लूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। और ये एंगल अगर 130 डिग्री है तो ये क्या है, इसका को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी कि ये एंगल आ जाएगा 50। तो आपको ये एंगल कितना मिल जाएगा, 50, ठीक है। ये 70, ये 50, तो ये एंगल आपको कितना मिला, 70, 50, तीनों का सम कितना होगा, 180। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एनटीएससी में आप इस क्वेश्चन को बस इतने ही देर में इसको सॉल्व कर जाएंगे। देखो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जो हमने अभी भी किया। आप एक्सटेंड कर लो इस लाइन को पी क्यू को, और ये मान लो एक्सटेंड करने के बाद एक बार फिगर दोबारा बना लेते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही करना है। आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक अपना फिगर बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया, ये फिगर है। दिस इज योर एस, दिस इज योर टी, दिस इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज योर आर। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये 110 डिग्री गिवन है और ये 130 डिग्री गिवन है। हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और ये इस लाइन को किसी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट यू है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड पी क्यू सो दैट इट कट्स एस टी एट यू, ठीक है। अब इसको हम एक टाइम के लिए x मान लेते हैं और इसको हम एक टाइम के लिए y मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं z, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110, 70 डिग्री, ठीक है। सेकेंडली आप क्या कहेंगे कि लाइन एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू,
अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इट मीन्स ये वाला पार्ट क्या है, इसके पैरेलल है, तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, यानी आप कहेंगे y + 130 = 180 डिग्री। और रीजन क्या दे देंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से y की वैल्यू 180 - 130 क्या आ जाएगा 50। तो x आपको मिला 70, y आपको मिला 50। अब देखो z और y क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप कहेंगे कि z = y वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से z आपको क्या मिला 50 डिग्री। इसके बाद हमें तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कहेंगे कि x + z + एंगल QRU = 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज़ नहीं करना चाहते कि सम तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आप यहाँ एक लाइन कंस्ट्रक्ट करके इसको कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आपको पता है 70 + z आपको पता है 50 प्लस एंगल QRU = 180। यहाँ से एंगल QRU क्या हो जाएगा 180 - 120 = 60 डिग्री, मीन्स एंगल QRU आपको क्या मिला 60 डिग्री। बट आपको तो क्या फाइंड आउट करना था QRS, तो हमें पता है QRU और QRS ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है, तो आप कहेंगे एंगल QRS = एंगल QRU, दिस इम्प्लाई एंगल QRS = 60 डिग्री। ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिगर गिवन है आपको और ये कहते हैं जो लाइन AB है दैट इज पैरेलल टू CD एंड द एंगल APQ मीन्स दिस पॉइंट इज योर P and this point is your Q and this point is your R। APQ एंगल 50 डिग्री है एंड एंगल PRD ये क्या है 127 डिग्री है। तो कह रहा है फाइंड x एंड y, तो आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, आपको लाइन AB पैरेलल टू CD गिवन है, तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे। इसने क्या कहा AB इज़ पैरेलल टू CD। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, हम इसी फिगर का यूज़ कर लेते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD। तो ये देखो यहाँ Z बन रहा है ऐसे, ये वाला, ये देखो ऐसे Z बना हुआ दिखेगा आपको एक। तो Z के अंदर जो एंगल बनते हैं, ये पॉइंट मान लो A है, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R। तो ये Z बन रहा है, तो Z के जो ये एंगल है इक्वल हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। तो आप क्या कहेंगे x = 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हमने x को फाइंड आउट किया। अब हमें y भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो आपको एक और z दिख रहा होगा, ये वाला z यहाँ से और ये, और z की जो ये साइड्स क्या हैं पैरेलल हैं। तो ये वाला जो पूरा एंगल है z के अंदर बन रहा है और इधर ये पूरा एंगल z के अंदर बन रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स 50 + y = 127 डिग्री। रीज़न आप ये दे सकते हैं कि एंगल APR = एंगल PRD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 127 डिग्री माइनस 50, तो y कितना आ जाएगा आपका 77 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा होगा, उस वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो इसके क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या करें, फिगर गिवन है आपको, इसमें दो मिरर्स हैं PQ और RS। ये जो हमने मिरर बना रखे हैं, कह रहे हैं एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट
बी। ये इंसिडेंट रे है, ये पी के को कहाँ स्ट्राइक कर रही है, बी के ऊपर, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आर एस मिरर को क्या करती है, स्ट्राइक करती है एट द पॉइंट सी, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अलोंग सी डी। तो कहते हैं ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ये प्रूव करो। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ बड़ा इजी है। प्रूफ तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप एग्ज़ाम के अंदर एक अपना फिगर बनाएंगे, हम अपना फिगर यहाँ बना लेते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी हम करेंगे तो हमारा फिगर क्या होगा, मिसमैच नहीं होगा। ये दो मिरर्स हैं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रे ऐसे निकल गई। ये पॉइंट आपका डी है, दिस इज़ योर पॉइंट सी, दिस इज़ योर पॉइंट बी, दिस इज़ योर पॉइंट ए। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू मिरर है और ये क्या है, आर एस मिरर है। तो अब देखो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ रखा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर मीन जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, और यहाँ क्या है, नॉर्मल। अब ये पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, इट मीन्स इनके नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, मीन्स ये जो लाइंस बनी हैं ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज़ ये भी कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मान लो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, थीटा आई बोल देते हैं इसको, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी कि एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल के साथ बनता है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, थीटा सी बोल देते हैं। ये दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सिमिलर केस यहाँ भी रहेगा कि ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल, यानी कि अगर ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो आई इक्वल्स टू आर रहेगा। ठीक है, ठीक, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ नॉर्मल या फिर नॉर्मल्स कहीं एट बी एंड सी। ठीक है, फिर क्लियरली जो ये लाइन बनी है इसको पी टी बोल देते हैं, इसको सी यू बोल देते हैं। क्लियरली बी टी इज पैरेलल टू यू सी। ठीक है, और यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको थीटा आई बोला, यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो थीटा आर, यहाँ जो एंगल, क्योंकि ये तो इंसिडेंट है इसके लिए तो, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ एंगल क्या है, आई, और यहाँ क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप क्या कहेंगे, थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर रहेगा एंड एंगल आई इक्वल्स टू आर, ये चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, अब देखो बाय कंस्ट्रक्शन बी टी क्या है, पैरेलल टू यू सी है। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है यहाँ, ये देखो ये जेड बन रहा है ना यहाँ। तो जेड कहीं भी बने, बस कंडीशन ये है कि इनकी ये जो आर्म्स होती है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो ये पैरेलल है, तो जो ये एंगल है थीटा आर और आई, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप क्या कहेंगे कि बी टी इज पैरेलल टू यू सी, दिस इम्प्लाई थीटा आर इक्वल्स टू आई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो थीटा आई और थीटा आर इक्वल है, और आई आर इक्वल, और थीटा आर और आई इक्वल है। इट मीन्स देखो यहाँ से क्या कह सकते, दिस इम्प्लाई थीटा आई तो इक्वल्स टू है थीटा आर के, और थीटा आर इक्वल्स टू है आई के, और आई इक्वल्स टू है आर के, यानी कि चारों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ये चारों इक्वल है तो इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा। तो दिस इम्प्लाई आप क्या कहेंगे, थीटा आई प्लस थीटा आर इक्वल्स टू आई प्लस आर। ठीक है, ये कह सकते हैं। जैसे ही हमने ये कहा कि थीटा आई प्लस थीटा आर इक्वल्स टू आई प्लस आर है, तो ये देखो ऐसे जेड बनता हुआ दिख रहा है आपको पूरा, ये वाला ए बी सी डी से। ठीक है, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है।
और इसके हम कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। मीन्स ये तो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो आप क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को ये डाउट रहेगा कि जैसे ही हमने इन चारों को इक्वल प्रूव कर दिया तो हमने कैसे कहा कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। तो देखो एक टाइम के लिए हम ये लिख लेते हैं थीटा आई प्लस थीटा आर इक्वल्स टू। अब देखो थीटा आई किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो हम थीटा आई को आई से रिप्लेस कर सकते हैं प्लस थीटा आर, ये चारों तो इक्वल है तो थीटा आर को हम आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखो, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ किया है। फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे ये इक्वल रहते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये था बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 को हमने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।